अपने पिता को धोखा देकर आदर्श उनसे घर के और जमीन के पेपर्स पर साइन करवा लेता है। यह बात सुंदरलाल जी को पता ही नहीं चलती, क्योंकि बेटा बीमा के कागज के बीच में उन पेपर्स को भी रख लेता है। सुंदरलाल जी को अपने बेटे पर बहुत यकीन था, जिस कारण वह उन पेपर को पढ़ा भी नहीं और साइन कर दिया। यह धोखा करते हुए भी उसे बिल्कुल ग्लानि नहीं हुई और ना ही बिल्कुल पछतावा हुआ। जब इस बात का पता सुंदरलाल जी को चला तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनके साथ यह कर सकता है। चेहरे पर परेशानी, डर और घबराहट के भाव लिए सुंदरलाल जी अपने बेटे के दफ्तर के बाहर बैठे हुए उनके आने का इंतजार कर रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखें लगातार बस रास्ते को ही देख रही थी। जैसे ही किसी की गाड़ी की आवाज़ आती, वैसे ही सुंदरलाल जी मुड़कर देखने लगते, इस आस में कि शायद उनका बेटा आया है। घंटों तक खड़े हुए बेचारे वही यह उसका इंतजार करते रहे। एक जगह खड़े खड़े उनके घुटनों भी जवाब दे दिया था। उनकी दशा को देखते हुए वहाँ पर जो चपरासी था, उसे उन पर तरस आ गया और उनसे उन्हें बैठने के लिए अपनी कुर्सी देते हुए कहा, लीजिए अंकल जी, आप यहाँ बैठ जाइए। वैसे आपका बेटा यहाँ काम करता है क्या? सुंदरलाल जी से उस चपरासी ने पूछा तो सुंदरलाल जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, यह जिसका ऑफिस है वही मेरा बेटा है। यहाँ का मालिक ही मेरा बेटा है। चपरासी को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने सोचा कि चलो एक बार इनका बेटा आ जाए तो बेचारे उससे बात कर लें, कब से उनका इंतजार कर रहे हैं। सुंदरलाल जी बस लगातार सड़क की ओर देख रहे थे कि तभी अचानक वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से आदर्श निकला, जो सुंदरलाल जी का बेटा था। अपने बेटे को देखते ही सुंदरलाल जी दौड़कर उसके गले लग गए और रोने लगे। रोते हुए बोले, आदर्श बेटा, जल्दी से मेरे साथ अस्पताल चल। तेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। हमें उसे जल्द से जल्द किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना होगा। डॉक्टर ने कहा है कि जिन मशीनों की ज़रूरत तेरी माँ के इलाज के लिए है, वह मशीन उनके अस्पताल में नहीं है। हमें अगर तेरी माँ को बचाना है तो किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होगा, वरना क्या? आदर्श ने सुंदरलाल जी के पीछे धकेलते हुए कहा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर ही तो जाएंगी और एक दिन तो सबको ही मरना है। और वैसे भी मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। आदर्श यह सब देखकर तेज कदमों से अंदर की ओर जाने लगा कि तभी सुंदरलाल जी ने उसके पैर पकड़ लिए और बोले, हमारे साथ ऐसा मत कर बेटा। तेरी माँ ने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, बस किसी भी तरह अपनी माँ को बचा ले। फिर जो तू कहेगा मैं वही करूँगा। आदर्श ने तेज झटके के साथ अपना पैर छुड़ाया और बोला, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, कहाँ मर गए सबके सब? दिखाई नहीं देता कि ये बुढ़ा कब से मेरे पीछे पड़ा है? मैंने तुम लोगों को क्या यहाँ मुंह दिखाने के लिए रखा है? फ्री की सैलरी लेते हो, जितना भी होश नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाए यहाँ चला आता है। और तुम लोगों को इतना ही होश नहीं है, जाने कैसे कैसे भिखारी यहाँ चले आते हैं। कोई काम धाम तो है नहीं, मुंह उठाकर चले आते हैं। भगाओ उन्हें यहाँ से, कहकर अपने ऑफिस के अंदर चला गया। आदर्श तो यह सब बातें कहकर अंदर चला गया, लेकिन सुंदरलाल जी अपने बेटे को एकटक देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उन्हीं का बेटा है, जो आज उन्हें ना जाने क्या क्या कहकर चला गया। वे बस उसकी बातों को सोचते रह गए और यह सब बातें सोचते सोचते वह रोने लगे। उन्होंने अपने आप को शायद ही कभी कितना कमज़ोर और लाचार महसूस किया होगा।
उनकी दशा देखकर उस चपरासी को भी उन पर बहुत दया आ रही थी। उसका वश चलता तो वह अपने बॉस को अच्छा सबक सिखाता। चपरासी सुंदरलाल जी से बोला, अंकल जी यही आपका बेटा था। सुंदरलाल जी इस वक्त कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया कि यही उनका बेटा है। सुंदरलाल जी रोते ही जा रहे थे। चपरासी ने आकर उनसे कहा, अंकल जी आप यहाँ से जाइए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जाकर कहीं और से पैसों का इंतजाम कर लाइए, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। सुंदरलाल जी रोते रोते बोले, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटा। पहले तो वह हट कर चला गया, फिर कुछ सोचकर वह दोबारा उनके पास आया और बोला, अंकल जी अगर सच में वह आपका बेटा है तो आप एक काम कीजिए, जैसा मैं कहता हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करते जाइए, फिर देखिएगा आपका बेटा आगे आगे पैसा देगा, वो भी उतना जितना माता जी के इलाज के लिए चाहिए। चपरासी की बात सुनकर सुंदरलाल जी भी तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है बेटा, मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहोगे। उस चपरासी ने सुंदरलाल जी से वहीं बैठने को कहा। फिर उसने किसी को फ़ोन मिलाया और उससे कुछ काम करने को कहा। थोड़ी ही देर बाद आदर्श ने चपरासी को कॉल किया और कहा कि इस बुढ़े को भगाओ यहाँ से, कि तुम्हारे पास बैठा बैठा क्या कर रहा है। इस पर उस चपरासी ने कहा, सर मैंने इस आदमी को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह आदमी कह रहा है कि आपसे बात किए बिना कहीं नहीं जाएगा, अगर ज़बरदस्ती की तो यहाँ शोर मचा देगा, इसलिए मैंने भी इसे कुछ नहीं कहा। मेरी मानिए तो आप देख लीजिए सर, एक बार मिलने में भला क्या जाता है, लेकिन अगर आप उसे नहीं मिले और उसने शोर मचा कर यहाँ सबको इकट्ठा कर लिया तो आपकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और फिर कुछ ही देर में आपके क्लाइंट भी तो आने वाले हैं। बाकी आपकी मर्जी है सर, जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर चपरासी ने फ़ोन रख दिया। मुश्किल से 1 मिनट बाद ही दोबारा आदर्श का फ़ोन आया। आदर्श ने कहा, सुनो, इस बूढ़े आदमी को अंदर भेज दो, पर उसे बोल दो कि इसके बाद भी अगर यहाँ से नहीं गया तो मार मार कर यहाँ से भगा देंगे। चपरासी ने कहा, ठीक है सर, मैं भेजता हूँ। उसने सुंदरलाल जी को सब कुछ पहले से ही समझा दिया था कि सुंदरलाल जी को अंदर जाने के बाद क्या करना है और कैसे करना है। फिर सुंदरलाल जी ने अपने कदम अपने बेटे के ऑफिस की ओर बढ़ाए। जैसे ही वे ऑफिस में पहुँचे तो देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अंदर जाकर वह इधर उधर देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं। तभी वहाँ एक चपरासी आया और बोला, आइए अंकल जी, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये चपरासी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा भाई था। वो सुंदरलाल जी को आदर्श के केबिन तक छोड़ देता है। आदर्श अपने पिता को देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह अपने ऑफिस में कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपने पिता को बैठने के लिए कहा। अंदर केबिन में जाने से पहले ही उस चपरासी ने सुंदरलाल जी की जेब में एक मोबाइल रख दिया था और सुंदरलाल जी उसे इसी तरह रखने को कहा था। सुंदरलाल जी भी अंदर जाकर बैठ गए। फिर वह लड़का जो कि चपरासी था सुंदरलाल जी के लिए पानी लेकर आया। सुंदरलाल जी थोड़ा सा घबराए हुए थे। उसने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए अपनी नज़रों से कुछ इशारा किया। आदर्श किसी से फ़ोन पर बात करने में व्यस्त था, इसलिए उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लड़का पानी रख कर चला गया
अपना फोन रख कर आदर्श अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, हाँ तो बताओ क्या बात करनी है, क्यों सुबह से यहाँ पड़े हो। सुंदरलाल जी कुछ बोलने की हिम्मत जुटाने लगे कि तभी आदर्श दोबारा बोला, तब से तो बात करने को मरे जा रहे थे और अब मुंह में जुबान नहीं है क्या, बोलो अब कैसे तेरी बोलती बंद हो गई। आदर्श ने अपने पिता से कहा, पहले तेरा भौंकना तो बंद हो जाए, मैं तभी तो बोलूँगा। सुंदरलाल जी ने तुरंत उत्तर दिया और आदर्श अपने पिता का जवाब सुनकर अवाक रह गया। और होता भी क्यों ना, जिसके पिता कभी अपने बेटे के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, आज वही बाप अपने बेटे के सामने इतना बोल रहा था। और इसका कारण था उनके बेटे और बहू द्वारा किया गया वह घटिया बर्ताव, जिसके कारण आज एक पिता अपने बेटे के विरुद्ध होने को मजबूर था। इतना कहने के बाद अब सुंदरलाल जी रुके नहीं, बल्कि आज तो उन्होंने अपने बेटे को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद सुंदरलाल जी बोले, क्यों बस भौंक लिया तू, जितना तुझे भौंकना था। अब मेरी सुन, अगर तू अपनी माँ का इलाज नहीं करा सकता तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अब तेरी मर्जी है, या तो अपनी माँ का इलाज करा या फिर जायदाद से बेदखल हो जा। फिर कभी भी कोशिश मत करना मेरे घर में पैर भी रखने की। इतना सुनना था कि उनका बेटा जोर जोर से हंसते हुए बोला, अच्छा तो तू मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करेगा। यह कहते हुए वह और जोर जोर से हंसा और फिर बोला, बेदखल तो तब करोगे ना जब कोई घर तुम्हारे नाम होगा। वह लगातार यही कहे जा रहा था, कितना बेवकूफ़ बुढ़ा है, सच में तेरी अकल घास चरने गई है। तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं उस घर को लेकर कोई रिस्क ले सकता हूँ। और मुझे यह अच्छे से पता था कि अगर मैं यह सब अपना नहीं बनाऊंगा तो एक दिन तू मुझे बेदखल करने की धमकी जरूर देगा। मतलब यह सब तू क्या बकवास कर रहा है। सुंदरलाल जी ने चौंकते हुए कहा, लेकिन यह प्रॉपर्टी मेरी है। यह प्रॉपर्टी तेरी है नहीं, तेरी प्रॉपर्टी थी बूढ़े, अब यह है मेरी प्रॉपर्टी जिस पर मेरा अधिकार है। क्यों सुनकर धक्का लगा ना। मैंने तो उस दिन जिस दिन तुझसे हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर साइन करने को कहा था ना, तब उन्हीं पेपरों के बीच में ही घर के कागज भी लगा दिए थे और तब ही से वो घर मेरे नाम है। क्या इतना बड़ा धोखा किया तूने मेरे साथ, कितना कमीना इंसान है तू। मैंने तुझे क्या कुछ नहीं दिया। आंखों में आंसू लिए सुंदरलाल जी अपनी बात कह रहे थे। मैंने तुझे अपनी औकात से बढ़कर सुविधाएं दी। जिस चीज़ पर तूने हाथ रखा हर वह चीज़ तुझे दिलाने की कोशिश की, चाहे वह मेरी हैसियत के बाहर ही क्यों न हो। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मैं तुझे एक अच्छा इंसान ना बना सका। अचानक ही अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तो मुझे वह इंश्योरेंस के पेपर दे दे, मैं उससे ही तेरी माँ का इलाज करवा दूंगा। फिर मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए, बस वह कागज़ मुझे दे दे, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। वह अपने बेटे के पैरों में गिरते हुए बोले। इस पर उनका बेटा उन्हें दोबारा ढकेलते हुए बोला, चल निकल यहाँ से बाहर, अब कोई पेपर वेपर पैसे मेरे पास नहीं हैं, और वह पेपर तो मैंने तुझसे साइन लेने के बाद ही फाड़ दिए थे। मुझे तो तुझसे बस अपने कागज़ों पर दस्तखत चाहिए थे, इसलिए जब मेरा काम हो गया तो मैंने वह कागज़ फाड़ कर फेंक दिए। बस अब हो गई बात या अब भी कुछ बाकी है। सुंदरलाल जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोले, अगर पेपर नहीं है तो मुझे मेरे वह पैसे वापस कर जो अभी 6 महीने पहले मैंने बैंक में जमा करने को दिए थे। मैं उन्हीं पैसों से तेरी माँ का इलाज करवा लूँगा।
उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और अगर पैसा मजबूरी में काम ना आए तो क्या फ़ायदा, मुझे वह पैसा निकाल कर दे। इस पर भी उनका बेटा बिल्कुल अनजान बनते हुए बोला, पैसे? कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं। यह सुनकर वह जैसे सुंदरलाल जी पूरी तरह टूट गए थे, क्योंकि वही पैसे उनकी आखिरी उम्मीद थी अपनी पत्नी को बचाने की, और ऐसे में उन पैसों का ना मिलना बहुत बड़ी मुसीबत आने का संकेत था। वे अब भी खुद थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोले, वही 20 लाख रुपए जो मैंने गांव की ज़मीन बेचकर तुझे बैंक में रखने को दिए थे। और हाँ, अब यह मत कहना कि मुझे नहीं पता, वरना। सुंदरलाल जी ने थोड़े गुस्से में कहा। तो आदर्श और तेज चिल्लाकर बोला, वरना क्या कर लेगा तू? हाँ, लिए हैं मैंने तुझसे 20 लाख रुपए, और अब मेरे पास वह पैसे नहीं हैं। वह पैसे मैंने अपने काम में खर्च कर दिए। उन्हीं पैसों से मैंने यह ऑफिस बनवाया है, और हाँ, अब उनमें से एक पैसा भी मेरे पास नहीं है। तुझसे जो किया जाए तू वह कर। अब निकल यहाँ से, वरना यहीं से लात मारता हुआ बाहर तक घसीटते हुए लेकर जाऊंगा। आया समझ? चल निकल यहाँ से, कहता हुआ आदर्श अपने पापा को अपने ऑफिस से बाहर की ओर धकेलने लगा और ऑफिस से बाहर ढकेलते हुए बोला, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, कहाँ मर गए? लेकर जाओ उस बूढ़े को। मैंने इनकी मदद करने के इरादे से इन्हें यहाँ बुलाया था, और अब हद है। अरे जितना मिल जाए उतना ही कम है। कह रहे हैं कम से कम 1 लाख की मदद चाहिए, वरना तो नहीं जाएंगे। जाओ, मैंने 5,000 दे दिए हैं, अब इन्हें बाहर लेकर जाओ। यह कहते हुए वह अंदर चला गया, और अंदर जो चपरासी आया और सुंदरलाल जी को लेकर चला गया। सभी ऑफिस के लोग सोचने लगे कि वाह, हमारा बॉस कितना अच्छा है, कितना दान पुण्य करता है, और तो और कितने गरीबों की मदद भी करते हैं। और यही सब सोचकर तो आदर्श ने भी यह सब किया था। जब उसके सभी कर्मचारी उसकी तारीफ कर रहे थे, तो उसी समय आदर्श के ऑफिस के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी, और उसमें से 2 पुलिस वाले ऑफिस के अंदर आए, जिससे बाकी के कर्मचारी भी अपना काम छोड़कर यह देखने लगे कि ऑफिस में आखिर पुलिस कैसे आई है और किसके लिए आई है। इतनी ही देर में 2 पुलिस कांस्टेबल आदर्श के केबिन में गए और आदर्श को लगभग घसीटते हुए बाहर तक लाए। और फिर इंस्पेक्टर ने आदर्श से कहा, क्या तुमने उनके पैसे लेकर धोखे से इनका घर अपने नाम कराया है? आदर्श ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जी नहीं सर, मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर इंस्पेक्टर ने आदर्श से दोबारा पूछा। इस बार बाहर की तरफ से सुंदरलाल जी अंदर आए, जिन्हें देखकर कुछ देर के लिए तो आदर्श की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर इंस्पेक्टर ने सुंदरलाल जी से पूछा, आप बताएं, किसी ने धोखे से आपका घर हड़प कर आपके पैसे भी हड़प लिए हैं? इंस्पेक्टर की बात सुनकर सुंदरलाल जी बोले, जी हाँ सर, यही है वह नालायक बेटा जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ऑफिस के सभी कर्मचारी वहीं खड़े हुए थे। सबके सामने अपनी बेइज्जती होता देख वहीं चिल्लाता हुआ बोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारे पैसे हड़पे हैं या फिर तुम्हारा घर हड़पा है? नहीं है ना कोई सबूत, होगा भी कैसे? सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह बुढ़ा पागल हो गया है और आज सुबह से मेरे पीछे पड़ा है। आप तो जानते हैं ना ऐसे लोगों को। इन लोगों को कोई अमीर आदमी मिल जाए तो बस यह उससे पैसे ऐंठने के चक्कर में रहते हैं, और इसलिए यह आदमी मेरे पीछे पड़ा है। आज सुबह से ही यह मेरे ऑफिस का चक्कर लगा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे ऑफिस के स्टाफ से पूछ लीजिए। ऑफिस के सभी लोगों ने भी गर्दन हिला दी। सर, यह आदमी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है।
आदर्श ने अपनी सफाई देते हुए कहा। इतनी ही देर में ऑफिस के ग्रुप में से किसी ने एक वीडियो भेजा जिसमें आदर्श सारी बातें अपने मुंह से कबूल कर रहा था, और वह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि आदर्श के चपरासी ने भेजा था। और उस वीडियो को बनाने में गार्ड और चपरासी दोनों ने मदद की थी, और इन दोनों की मदद से सुंदर लाल जी यह वीडियो बनाने में सफल हुए थे, जिसमें आदर्श ने अपने सारे गुनाह कबूल किए थे। दरअसल जब वह सुंदर लाल जी को अंदर छोड़ने गया था, उससे पहले ही उसने उनकी जेब में एक फ़ोन रख दिया था, जिसका कैमरा उसने इस तरह से सेट किया कि आदर्श को शक भी ना हो, और सुंदर लाल जी उससे जो भी बात कर रहे हैं वह सब बातें रिकॉर्ड होती रहीं। आदर्श की यह वीडियो अब ऑफिस के हर एक व्यक्ति के फ़ोन में पहुंच चुकी थी। वही वीडियो इंस्पेक्टर को दिखाते हुए सुंदर लाल जी बोले, सर यह रहा सबूत, इस लड़के ने मेरे साथ धोखा किया है और मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, किसी तरह मेरे पैसे दिला दीजिए। मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, जिसे उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेहरबानी करके आप इस आदमी से कहिए कि यह मेरे पैसे आज के आज लौटा दे। मैं अपना केस वापस लेने को तैयार हूँ, वरना आप इसे अभी भी पुलिस स्टेशन लेकर चलिए। इंस्पेक्टर ने जब पूरा वीडियो देखा तो इंस्पेक्टर भी गुस्से से आग बबूला हो गया और आदर्श को थप्पड़ लगाते हुए बोला, हरामखोर, तेरे जैसा कमीना बेटा अब तक तो सिर्फ फिल्मों में देखा था, पर सच में भी तेरे जैसे कमीने बेटे होते हैं। नालायक, अब चल तू थाने, तेरा क्या हाल बनाता हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुझ जैसे कमीनों की वजह से ही आजकल की औलाद अपने माता पिता को कुछ नहीं समझती, जैसा वह देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। नहीं नहीं सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाथ जोड़ता हुआ आदर्श इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, सर मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं अपने पापा के सारे पैसे देने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा समय चाहिए। सर मेरी कंपनी इस वक्त घाटे में चल रही है और अभी नया नया ऑफिस शुरू किया है, ऐसे में 1 लाख रुपए का एक साथ इंतजाम कर पाना बड़ा मुश्किल है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए सर, मैं पापा को उनके पैसे लौटा दूंगा। इंस्पेक्टर ने सुंदर लाल जी की ओर देखा। सुंदर लाल जी बोले, नहीं साहब, मेरी पत्नी के पास इतना समय नहीं है, मुझे आप अभी के अभी पैसे दिला दें, चाहे कैसे भी हों। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इंस्पेक्टर ने आदर्श से कहा, आदर्श या तो तू अभी के अभी सारे पैसे और इनका मकान इन्हें वापस कर, वरना तेरे ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि जीवन भर खुद को बचा नहीं पाएगा। तेरी पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसते पीसते निकल जाएगी। आदर्श बोला, सर आधे घंटे का समय दीजिए बस। इंस्पेक्टर ने कहा, सुंदर लाल जी आप अस्पताल जाइए और डॉक्टर से मेरी बात करा दीजिए। आधे घंटे बाद आदर्श आपको हॉस्पिटल में रुपए देकर आएगा और आपके घर के कागज़ भी। ना आदर्श? हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, आधा घंटा में वह वहाँ पहुँच जाऊँगा, आप बस थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। सुंदर लाल जी अस्पताल के लिए चले गए और डॉक्टर से इंस्पेक्टर की बात करा दी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर डॉक्टर ने भी उनकी पत्नी को बड़े अस्पताल में ट्रांसफ़र करा दिया और वह वहाँ पहुँचे। उससे पहले आदर्श वहाँ पहुँच चुका था। आदर्श ने अपने पिता के हाथ में सारे रुपए थमा दिए और उनके घर के कागज़ भी। फिर गुस्से में लाल आंखें दिखाया और वहाँ से चला गया। आज भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था। वह तो अपने पिता पर ही गुस्सा निकाल रहा था। उसे इसमें भी अपने पिता की गलती नज़र आ रही थी, पर
सुंदरलाल जी संतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को आखिरकार बचा ही लिया। इतनी मुश्किलों के बाद भी सही, पर उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए ना सही पर अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक सख्त कदम उठाया। समय बीतता गया और देखते ही देखते आदर्श का बेटा 18 साल का हो गया। अब सुंदरलाल जी और उनकी पत्नी अपने घर में ही रहते थे और बचे हुए पैसों से अपनी गुजर बसर कर रहे थे। आखिर उनका खर्चा ही कितना था। 2 बूढ़े पेट को रोटी, इस वक्त 2 रोटी, उस वक्त बस इतना सा खर्चा था। वो कहते हैं ना कि कर्मों का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। बस ऐसा ही कुछ हुआ आदर्श के साथ। आदर्श ने अपने माता पिता के साथ जितना बुरा बर्ताव किया, उसे आज उसका परिणाम मिला। जब उसके 18 साल के बेटे ने उसे गाली देकर पीछे धकेल दिया और बोला, यह मेरा मामला है, जिंदगी जो मेरा मन आएगा मैं वह करूँगा, आगे से अगर मेरी ज़िंदगी में दखल दिया तो छोड़ूंगा नहीं। हालांकि अपने बेटे के इस हरकत पर आदर्श ने खूब मारा पीटा, लेकिन जब आदर्श ने उस पर हाथ उठाया तो उसने भी पलटकर आदर्श को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे आज उसे इस बात का एहसास हुआ कि जब एक बेटा अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव करता है तो उसे कैसा लगता है। यही सब आदर्श ने अपने पिता के साथ भी गलत बर्ताव किया था, जिसका फल उसे मिल रहा था। जो जैसा करता है उसे वैसा ही होना पड़ता है, यह तो दुनिया का दस्तूर है। अब सुंदरलाल जी तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्हीं को याद करके आदर्श अब पल पल अपने पिता को याद करता था और उनसे माफ़ी मांगता कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो आपके साथ किया वही आज मेरा बेटा मेरे साथ कर रहा है। तो दोस्तों, सुंदरलाल जी ने अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए अपने बेटे के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।